वेलकम स्टूडेंट, आई एम सुमित सर, टीचिंग इन राइट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है मैटर की? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इट कॉल्ड मैटर। यानी हर एक वो वस्तु जो कोई जगह घेरे और जिसका कुछ मास हो उसे हम मैटर बोलेंगे। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, नोटबुक, पेन, सन, प्लैनेट, एयर, और आपको पिक्चर्स भी दिख रही हैं, मिल्क, कोक। इट मीन्स एक्चुअल में आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर हैं। चाहे वो नोटबुक हो, चाहे आपका पेन हो, वाटर बॉटल हो, एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या एक वाटर बॉटल स्पेस ऑक्यूपाई करती है? यस। अगर आप उसे टेबल पे रखते हैं तो यस, वो टेबल पे कुछ जगह घेरती है। क्या उसका कुछ मास है? हाँ। अगर वाटर बॉटल एम्प्टी भी है फिर भी उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो यानी जो भी वस्तु कोई जगह घेरे और उसका कुछ मास हो, उसका कोई वजन हो, तो वो हमारे लिए क्या है? मैटर है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, और वॉल्यूम की कॉमन मेजरमेंट यूनिट भी हैं हमारे पास, जैसे लीटर, और लीटर से फिर मिलीलीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एक्चुअल में पहले जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है। तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने एक्चुअल में 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था मैटर को, और उन्होंने नाम दिया उसको पंच तत्व। वो थे एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। और इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ पे जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो सभी के सभी इन्हीं बेसिक 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। यानी कि वो मानते थे कि हर एक चीज़ फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई इन चीज़ों से मिलके बनी है। बट जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासीफाई किया मैटर को उनके फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पर 3 लिखी हुई हैं। आपको इस चैप्टर में 2 और स्टेट पढ़नी है। फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC भी कहते हैं। और अगर हम फिजिकल नेचर के अलावा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो भी हमने मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस फिजिकल प्रॉपर्टी पे रखेंगे। आगे चलते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर मैटर का क्या है? तो अगर हम देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करें, जिनका कुछ ना कुछ मास हो, वो हमारे लिए मैटर है। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ये तो हमने डेफिनेशन भी समझ ली। अब क्वेश्चन ये कहता है कि क्या मैटर ब्लॉक से बने हैं या पार्टिकल से बने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर आर मेड अप ऑफ ब्लॉक्स, स्मॉलेस्ट ब्लॉक, और पार्टिकल्स। तो आपका आंसर होना चाहिए पार्टिकल्स। क्यों? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल विच डिफरेंट इन शेप, साइज, नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। और इवन हर एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल से भी अलग होते हैं। यानी कि अगर हम एक एटम कार्बन का लें और एक एटम ऑक्सीजन का लें तो वो भी क्या होंगे? एक दूसरे से शेप, साइज और नेचर में अलग होंगे। ऐसे ही अगर हम वुड का एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पीस लें और ऐसे ही एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पीस हम आयरन का लें तो उनकी भी शेप, साइज, नेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वेट, सब में क्या होगा? डिफरेंस होगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और टाइनी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इन्होंने बोला कि पार्टिकल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे हैं।
ये मैटर्स के पार्टिकल्स। तो इसका एक रफ आइडिया देने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप एक पेन या पेंसिल लें और नोटबुक पे अपनी एक पॉइंट ड्रॉ करें, या फिर आप उसकी टिप को जस्ट पुट करें, तो आप देखेंगे कि एक डॉट जो है आपकी नोटबुक पे लग जाएगा। इतने छोटे से डॉट को आप अपने नेक्ड आई से तो देख पा रहे हैं, मगर इतने छोटे से डॉट पे अगर हम कॉपर के पार्टिकल्स रखने की कोशिश करें, कॉपर एलिमेंट के एटम्स को रखने की कोशिश करें, तो मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं कॉपर के वो सिंगल डॉट में आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मिलियंस ऑफ एटम उस पर्टिकुलर उस छोटे से पॉइंट में अगर आ सकते हैं तो एक एटम कितना ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि हम उन्हें नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। इसलिए लिखा है दे कांट सी विद द नेक्ड आई। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ही इन्हें क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आगे चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमें एक्चुअल में 4 प्रॉपर्टीज कह लो या 4 करेक्टरिस्टिक्स कह लो, वो हमें पढ़नी है। तो वन बाय वन चलते हैं। पहली है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। चलो हमने ये चीज़ तो एक्सप्लेन कर ली कि हर एक सब्सटेंस जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, वो हमारे लिए मैटर है, और मैटर पार्टिकल से मिलके भी बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस भी है। चलो ये भी एक एक्टिविटी के थ्रू हम चेक करते हैं, क्या सच में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके घर में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, चाहे वो कांच का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, तो क्या करें, उसमें पानी फिल करें। जैसे आप ग्लास में पानी डालें, जितना भी आपने पानी डाला है, एक मार्कर या स्केच कलर लेके उस पर आउटलाइन बना दे, या फिर मार्क कर दो कि हाँ आपने कितना पानी भरा है। ठीक है, हाफ या हाफ से ज़्यादा, जहाँ पर भी आपने भरा है बस आप मार्क कर दो। अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो शुगर चाहे तो सॉल्ट कुछ भी लेकर उसमें 1 या 2 टीस्पून शुगर या सॉल्ट उसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सॉल्ट या शुगर ऐड करने के बाद भी जो वाटर लेवल है वो ग्लास में नहीं इंक्रीज होगा। इट मीन्स एक गिलास पानी या जितना भी आपने पानी लिया था उसमें 1 या 2 या 3 चम्मच नमक डालने के बाद भी अगर पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब वो वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका है। इट मीन्स एक्चुअल में वाटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहा होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उस बीच के स्पेस में जाकर मिक्स हो गए होंगे, इस वजह से पानी का लेवल नहीं बढ़ा। सो when we dissolve sugar or salt in water, there is no change in the volume of water that give us the idea the particles of matter have space between them. Second property पे चलते हैं। Particles of matter are in a state of continuous movement. Continuous movement, कोई चीज़ जब continuous movement में हो। अच्छा, आपको पता है कि आपको बोलने के लिए, चलने के लिए, किसी भी तरह की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और आपको एनर्जी चाहिए होती है वो आपको मिलती है फूड से। ठीक है, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। बाकी चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया काइनेटिक एनर्जी का, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होती है। किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए जो पोटेंशियल आपके अंदर है वही क्या है, एनर्जी है। ठीक है, आप एक बॉटल को भी एक टेबल से उठाकर दूसरी जगह पे रख रहे हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहते हैं। दिस सजेस्ट दैट दे पोसेस सम एनर्जी, इससे पता चलता है कि उनके अंदर कोई एनर्जी है, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब किसी भी वस्तु में एनर्जी आ जाए, ऊर्जा आ जाए उसके गति में होने की वजह से, मोशन में होने की वजह से, तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है और पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं। अब एक एक्टिविटी आपको और बताऊंगा जिससे आप ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन अपने माइंड में अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए क्या करें, आप एक गिलास पानी लें, उसमें 2, 3, 4 जितने टीस्पून शुगर आप डिज़ोल्व कर सकते हैं उतना डिज़ोल्व करें। लाइक किसी बच्चे ने छोटा पानी का गिलास लिया, किसी बच्चे ने एक बड़ा पानी का गिलास ले लिया, तो आपको पता है कि आप उसमें जो नंबर ऑफ़ टीस्पून आप ऐड करोगे शुगर के वो अलग अलग होंगे। तो आप जितना भी बड़ा गिलास ले रहे हैं, जितना भी उसमें पानी डाल रहे हैं, आप ऐड करते जाएं शुगर जब तक कि वो डिज़ोल्व हो रही है। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि अब इसमें और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, यानी कि अब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगा। अब आप क्या करो, उस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाओ, यानी पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दो, बॉईल करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि उसकी जो कैपेसिटी है शुगर को डिज़ोल्व करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप उसमें चाहो तो 1 और 2 टीस्पून शुगर और ऐड कर सकते हो। अब वो और ईजिली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हमने टेम्परेचर रेज्ड अप किया, जो पार्टिकल्स थे उनकी मूवमेंट फास्ट हुई और जो डिफ्यूज़न था वो और फास्ट हुआ, जिसकी वजह से वाटर एंड शुगर क्रिस्टल जो थे वो आपस में इंटरमिक्स हो गए। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअल में वो आपस में अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। A force of attraction exists between the particles that are known as intermolecular force of attraction। और आगे हम पढ़ेंगे जब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है। तो ये जानना जरूरी है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हैं, उसी को बोला जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, यानी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड और एक फिक्स शेप में दिख रहा है, एक रिजिड शेप में दिख रहा है, तो उसका पार्टिकल का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर वो एक फिक्स सॉलिड स्टेट में नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इसीलिए आप देखते हैं कि सॉलिड एक फिक्स शेप में होते हैं, लिक्विड जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा कम होता है वो फ्लूइड होते हैं, वो इतने ज़्यादा रिजिड फॉर्म में नहीं रहते, वो इजीली क्या हो जाते हैं, किसी भी कंटेनर की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इसीलिए अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। अच्छा, अब इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझेंगे, इसीलिए हम थर्ड एक्टिविटी के लिए भी एक प्रैक्टिकल ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पानी का नल है आपके घरों में, कैसा क्वेश्चन था ये, चलो फिर भी, तो आपको क्या करना है, एक टैप ऑन करना है, ठीक है। और जैसे ही वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो अपनी फिंगर से वाटर को स्प्लिट अप करने की कोशिश करनी है। तो अपनी फिंगर को जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके नीचे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही पानी आपकी उंगली के ऊपर गिर रहा है, वो गिरने के साथ ही आपकी उंगली के दोनों साइड से बहना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही वो दोनों उंगली की साइड से जाएगा वो नीचे आकर फिर से एक सिंगल फ्लो में नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, जिससे पता चलता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए वो आपकी उंगली के साइड से जाने के बाद दोबारा मर्ज हो गए और फिर वो एक सिंगल फ्लो में नीचे गिरने लगे। अब चलते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। ऐसा क्यों हुआ कि हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व कर पाए? वी आर एबल टू डिजोल्व सॉल्ट, शुगर एंड एनी अदर सब्सटेंस इन वाटर, और इवन व्हेन वी मेक alloy वी डिफ्यूज वन मैटर इनटू द अनदर वन। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से इजीली उन दोनों को इंटरमिक्स कर पाते हैं? बिकॉज ये भी क्या है, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। इट मीन्स टू इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, यानी कि मैटर्स के पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना चाहते हैं।
दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दो अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा, इसी वजह से वो आपस में इंटरमिक्स हो पाते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अलग से 1 मार्क्स में कोई डिफ्यूजन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और आपको याद होगा हमने फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने ये पता लगाया था, पहली प्रॉपर्टी जिस एक्टिविटी से हमने एक्सप्लेन करी थी कि यस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो भी यहाँ पर काम करेगा। अब चलते हैं हम आगे। अब हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमें अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में। तो डिफरेंस पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कई बच्चे ऑलरेडी 7th और 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। और अगर गैसेस की बात करें तो प्रैक्टिकली ये फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सॉलिड की बात करें तो एक डेफिनेट शेप होती है उनकी, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स के अंदर ना तो डेफिनेट शेप होती है, लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैसेस की बात करें तो ना तो उनका डेफिनेट शेप होती है, ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में बहुत ही कम होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड इज लो, इन लिक्विड्स दे आर मॉडरेट एंड इन गैस इट इज plenty. The force of attraction between the molecules is very high in solid, it is moderate in liquid, there is no intermolecular force of attraction between the molecules of gas. यानी कि force of attraction जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। Solids are incompressible, liquids also can't be compressed, but if we talk about the gases, they are easily compressible और highly compressible. Gases को बहुत easily compress किया जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस होती है जो गुड कंडक्टर होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम प्लाज्मा की और प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी भी इनडेफिनाइट शेप और इनडेफिनाइट वॉल्यूम होता है। एग्जांपल्स की बात करें प्लाज्मा के तो लाइटनिंग, सोलर विंड, फ्लोरेंस लाइट, ये सब हमारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि BEC, जिसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब BEC इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनती है, और वहीं पर जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है हमारी BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे बनती है। द साइंटिस्ट हु वर्क विद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। 1 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं। एंड द BEC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। यानी कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है BEC, इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सॉलिड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है हमें रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी का। रिजिडिटी मीन्स इनफ्लेक्सिबल, तो एक सॉलिड को हम रिजिड फॉर्म समझते हैं मैटर की, ठीक है, और ये एक फिक्स शेप में होता है, इस वजह से इसको कैप्ट करने के लिए हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं पर अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली एंड रिक्वायर ए वेसल टू कीप इट। इसीलिए जितने भी लिक्विड्स
और गैस हैं वो सभी हमारे लिए क्या हैं, फ्लूइड हैं, ठीक है। और जितने भी सॉलिड हैं वो सब हमारे लिए क्या हैं, रिजिड हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को प्लाज्मा में, या फिर गैस को वापस सॉलिड में या लिक्विड में, क्या इन स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हम सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में या लिक्विड को गैस में या गैस को सॉलिड में इजिली इंटर कन्वर्जन या इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। The phenomena of change of matter from one state to another or back to the original state of by altering the conditions of temperature and pressure is called interconversion state of matter। तो यही हमने अभी डिस्कस किया कि वो फिनोमिना जिसमें हम एक मैटर की स्टेट को दूसरी मैटर की स्टेट में या फिर उसी की ओरिजिनल स्टेट में ले आएँ और अल्टर्ड यानी चेंज करके, किस चीज़ को चेंज करके, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसी को बोला जाएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से पढ़ें, फिर हम मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसन, आयोनाइजेशन इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर से इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल है। तो वन बाय वन चलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये प्रोसेस है जहाँ पर हम सॉलिड को हीट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड है हमारा लिक्विड टू गैस चेंज, सबको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू द गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे पे चलते हैं, गैस टू लिक्विड चेंज, यानी गैस को वापस लिक्विड में बदलना। ये एक तरीके से रिवर्स है बॉइलिंग का, क्योंकि बॉइलिंग में हम लिक्विड को गैस में बदलते थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गैस को यानी वेपर्स को वापस लिक्विड में बदल रहे हैं कूल डाउन करके। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड चेंज, फोर्थ वन फ्रीजिंग। तो अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं और आपको पता है आप लॉकडाउन में हैं कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो आप इतना ईजिली बाहर जाके आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो घर पे ही यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के आइसक्रीम्स बनाएं, ठीक है। और रूह अफ़ज़ा पिएँ या लेमनेड पिएँ, और उसके लिए आपको आइस चाहिए, तो वो ही जहाँ पर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और हम ऐसा करने के लिए अपने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इट मीन्स सॉलिडिफिकेशन, और ये मेल्टिंग का उल्टा होता है। अपने फिफ्थ और लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। इसको बोला जाता है सब्लिमेशन, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में या फिर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट बीइंग इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, यानी सॉलिड बिना लिक्विड बने सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस कंडेंस हुए बिना, लिक्विड बने बिना सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, किसका, ड्राई आइस, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। और ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। The process of change of solid state directly into gaseous state without passing through the liquid state upon heating and vice versa on cooling known as sublimation। और इसके अलावा भी आपके पास एग्जाम्पल हैं ड्राई आइस के अलावा भी, नेपथलीन बॉल्स होती हैं, कैम्फर है जिसको हम हिंदी में कपूर बोलते हैं, ठीक है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे लेटेंट हीट के टॉपिक के ऊपर भी आता है, और आपको इसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। लेटेंट हीट का दूसरा नाम होता है हिडन हीट, छिपी हुई हीट। तो पढ़ते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। व्हेन अ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर इंक्रीज। आपको पता है जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीटअप करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। However, when the heat is supplied, there is no increase in temperature of substance to change the physical state of substance. Meaning,
समझो, आपने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इवापोरेट होगा, एक तरीके से वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको बॉइलिंग पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो वेपर्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, हम क्या करें, आप लोगों को ये एक्टिविटी घर पे नहीं करनी है। इस एक्टिविटी में हम एक बीकर ले रहे हैं, उसमें हमने पानी डाल दिया और उसमें लैबोरेटरी का जो थर्मोमीटर होता है वो भी उसमें अटैच कर दिया, वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम हर एक मिनट में 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही 1 मिनट होगा 1 डिग्री, सेकेंड मिनट में 2 डिग्री, ऐसे करते हुए कंटिन्यूसली हम चलेंगे। 95 मिनट्स पे 95 डिग्री, 96 पे 96 डिग्री, 99 पे 99 डिग्री। 100 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ध्यान देना, जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे 101 मिनट पे, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर में 1 डिग्री बढ़ने की बजाय 100 ही रहेगा, बट वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 डिग्री हीट थी वो गायब हो गई, जो हमें दिखनी चाहिए थी। जैसे 99 से 100 गई, 100 से 101 दिखनी थी, वो 100 ही है। वो गायब कहाँ हो गई? वो यूज हो गई उस सब्सटेंस को, उस वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए इसको लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट भी कहते हैं। ये वो हीट होती है जो किसी सब्सटेंस को दी जाती है ताकि वो अपनी उस स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो पाए। The heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called its latent heat। अच्छा, latent heat भी दो तरह की होती है, दो टाइप्स हैं इसके। latent heat of fusion यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, और latent heat of vaporization जिसकी अभी हमने बात करी, जहाँ पर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। तो 1 by 1 इन दोनों को पढ़ लेते हैं, latent heat of fusion and latent heat of vaporization। इनकी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में लिखने के लिए, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या दी है हमें? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, थोड़ी सी लेंथी जरूर है, लेकिन आप ध्यान से समझे कि वो अमाउंट हीट की, वो अमाउंट जो हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएँ, वो भी उसी के मेल्टिंग पॉइंट पे और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सिमिलर डेफिनेशन है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, बस यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ हम सॉलिड से लिक्विड नहीं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 liter ऑफ अ लिक्विड टू गैस एंड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर टेम्परेचर के थ्रू तो पढ़ लिया। क्या प्रेशर से भी मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम किसी सब्सटेंस को प्रेशराइज करें, उस पर प्रेशर अप्लाई करें, तो यस, उसकी स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो सकती है। तो हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पे। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी कि प्रेशर जितना आप अप्लाई कर रहे हो, उस प्रेशर को कम या ज़्यादा करके भी आप किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, एन इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर। हमने गैसेस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर डाला क्योंकि हमें पता है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो वो पार्टिकल क्लोजर आ जाएंगे। एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ज़्यादा कर देंगे। एंड इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस, और जब उसको कूल डाउन कर दिया जाएगा इस हाई प्रेशर में, तो ये जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। यानी हमने गैस पे प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर लो किया, और हमने गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण भी बोलते हैं, यानी कि जब पानी भाप में बदल जाए, यानी कि जब
वाटर कन्वर्ट हो जाए वाटर वेपर्स में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने से पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उस फिनोमिना को हम कहते हैं इवापोरेशन। तो एक बुकिश डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, और इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग अभी गर्मियों का टाइम है, तो ये एक्टिविटी आप लोग इजीली घर पे कर सकते हैं। आप कुछ ना करें, अपने छत पे जाएं, अपने घर की छत पे जाएं और थोड़ा सा पानी जो है वो छत पे गिरा दें। तो आप देखेंगे कि आपके घर की छत का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा होगा, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हमारी पूरी बॉडी बर्नआउट हो जाएगी अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे घूमें। तो आपके रूफटॉप का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि वो जो पानी आपने अपनी छत पे गिराया वो कुछ देर बाद सूख जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रेड वाटर ऑन द फ्लोर disappear after some time even when the temperature of the surface of the floor is much lower than the boiling point of water। यानी आपकी छत का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होने के बावजूद भी 30 या 40 डिग्री सेल्सियस भी अगर है तब भी वो 100 से बहुत कम है, फिर भी अगर पानी भाप बन के उड़ रहा है तो इसी को हम बोलेंगे इवापोरेशन। अब जो मैं अगली बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुने। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कौन से वो फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो 4 फैक्टर हैं, 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। पहला है सरफेस एरिया। तो सिंपल सी बात है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर जल्दी इवापोरेट होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। इसके लिए आप क्या करें, 2 ग्लास इक्वल वॉल्यूम के 2 ग्लास लें। ठीक है, अब आपने उन दोनों ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया। अब जैसे ही आप उन ग्लासेस को लेके अपनी छत पे जाएं, एक ग्लास को ऐसे ही रख दें छत के ऊपर और एक ग्लास के पानी को आप छत पे फैला दें। तो आप देखेंगे कौन सा पानी जल्दी इवापोरेट होगा, जो आपने फ्लोर पे फैला दिया है। इट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो गया, एंड वाइस वर्सा भी यहाँ पर काम करेगा। इसीलिए जो ग्लास वाला पानी है वो छत में फैले हुए पानी से बाद में इवापोरेट होगा। एंड दूसरा एग्जाम्पल, इसीलिए जब कपड़े धोए जाते हैं तो वो जल्दी से सूख जाएं, जल्दी से उनका पानी इवापोरेट हो जाए, वो ड्राई हो जाए, इसलिए उनको फैला दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। सेकंड है टेम्परेचर, और आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेचर का तो डायरेक्ट लिंक है हमारे इवापोरेशन के साथ, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो नियर बाय पहुंचेगा लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे और वो जल्दी इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड भी इंक्रीज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन में वैपर की स्पेलिंग गलत है, यू इसमें मिसिंग है, VAPOUR, तो आप वो लिख लेना नोट डाउन करते हुए। That is why evaporation is fast in hot summer day than in a winter or a cloudy day। इसीलिए आपके कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में कम, और रेनी सीजन में भी गर्मियों के मुकाबले बहुत देर से सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ह्यूमिडिटी। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखो, सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर। एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अगर एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो आपके कपड़ों से बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं लेके जा पाएगा। इट मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके कपड़ों से एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी। वहीं पर अगर ह्यूमिडिटी कम है, यानी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो एयर आपके क्लोथ से एयर वाटर मॉलिक्यूल्स को ईजिली निकाल पाएगी और आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे।
तो it is the amount of water vapors present in the air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapors at a given temperature. If the amount of water in air already high, the rate of evaporation decrease and vice versa. इसीलिए गर्मियों में दिन के टाइम की अगर हम बात करें तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहीं पर नाइट में या फिर एक किसी रेनी डे पे वो इतने जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि अगर हम बरसात के मौसम की बात करें तो एयर में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए वो हमारे क्लोथ से वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके नहीं जा पाते। लास्ट, विंड स्पीड, ये भी डायरेक्टली क्या करेगी, रेट ऑफ वेपरेशन को इंक्रीज कर देगी। अगर बहुत तेज हवा चल रही होगी तो आपके कपड़े जल्दी ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, मैं चारों में कपड़ों का ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप चारों पॉइंट्स को, चारों फैक्टर्स को याद रख सकें। तो अगर बहुत तेज हवा चल रही होंगी तो हवा तेज चलने से भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि अगर समर का दिन है, अगर धूप है छत में, तो हवा चले ना चले कपड़े तो सूख जाएंगे। तो सोच के देखो, रेनी सीजन के टाइम पे जब आप लोग को स्कूल जाना होता था, बरसात का टाइम है, आपके कपड़े भीगे हुए हैं, आपको स्कूल जाना है, नेक्स्ट डे तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, रूम के अंदर ही रस्सी बांध के फैन ऑन करके उनको सुखाने की कोशिश करती है। वहाँ पर तो सनलाइट नहीं आ रही होती है, यानी कि एयर भी वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लोथ में से रिमूव करता है, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी विंड की उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा। It is known fact that the things dry faster on a windy day. This is because with the increase in the wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding. ठीक है, that is why the rate of evaporation of a liquid increase with the wind speed. तो जो एग्जाम्पल दिया वो डेफिनेटली यहाँ पर easily fit हो रहा है। इसके बाद इवापोरेशन से रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इवापोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, क्या इवापोरेशन से कूलिंग भी होती है? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ही परफ्यूम को आप अपने हैंड पे स्प्रे करते हैं या बॉडी किसी पार्ट पे स्प्रे करते हैं तो वो इवापोरेट हो जाता है, और उसके बाद आपकी स्किन को उस जगह पे जहाँ पे आपने परफ्यूम स्प्रे किया रहता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, जब वाटर सराउंडिंग से इवापोरेट होता है तो वो अपने सराउंडिंग की हीट को भी एब्जॉर्व करके ले जाता है और उस एरिया को कूल डाउन कर देता है। तो यस, हम समझ सकते हैं कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको एग्ज़ाम लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, आप लेमन लैंग्वेज में आंसर नहीं लिख सकते हैं। In an open vessel, the liquid keep on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. And this kind of absorption of energy from surrounding make the surrounding cold. यानी कि जब वाटर अपने सराउंडिंग से इवापोरेट होता है तो वो साथ में हीट को भी लेके चला जाता है और अपने सराउंडिंग को कूल डाउन कर देता है। अब हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन के। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और पढ़ते हैं। When ice cold water is kept in a glass tumbler for some time, water droplets are appeared on its outer surface. यानी कि अगर हम एक ग्लास में आइस कोल्ड वाटर डाल दें तो हम देखेंगे कि उस ग्लास के सराउंडिंग में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। This occurs as water vapor present in the air come on contact of glass tumbler, get cooled and condensed to form these small water droplet. यानी कि जिस ग्लास में आपने आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ, ठंडा पानी आपने रखा हुआ है, उस ग्लास के सराउंडिंग की जो एयर है वो उस ग्लास के साथ कांटेक्ट में आएगी और वो एयर कूल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से उस एयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे। इस वजह से हमें कोई भी चीज़ जो हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, जो बहुत ठंडी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देने लग जाते हैं। चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। कॉटन क्लोथ आर यूज टू वियर ड्यूरिंग समर सीजन। तो हमें समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। कॉटन इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कॉटन वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करता है, इसीलिए वो हमारी बॉडी से स्वेट को भी इजीली एब्जॉर्व कर लेता है। और is it obvious the person perspire more during the summer due to the auto temperature control mechanism of sweat.
हमारी बॉडी से स्वेट का निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो स्वेट निकले, इवापरेट हो और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हमारी बॉडी कूल फील करे, तो उसके लिए हमारा स्वेट का रेगुलर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। When this sweat evaporates, it takes the latent heat of vaporization from our body, which in turn cools the body. That's why a person feel comfortable or cool. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। People sprinkle water on the roof or the ground or open ground on hot sunny day. तो आपने देखा होगा समर्स में, अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें तो मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग अपनी छतों पे पानी डालते हैं या अपनी शॉप्स के आगे रोड पे पानी डालते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? When water is sprinkled on a hot surface, it get evaporate very quickly. Then evaporated water leave the surface cool due to the large latent heat of vaporization, जिसकी वजह से वो सरफेस कूल डाउन हो जाता है। तो लोग जैसे अपनी छतों में पानी डालते हैं, आपको पता है इवापोरेशन की प्रोसेस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वाटर इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वाटर इवापोरेट होगा तो साथ में अपनी सराउंडिंग हीट को भी वो इवापोरेट कर देगा, जिसकी वजह से वो जो प्लेस है जहाँ से वाटर इवापोरेट हुआ है, वो रूफ टॉप जो है वो कूल डाउन हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, लास्ट एग्जांपल पे। लिक्विड्स लाइक नेल पॉलिश रिमूवर और अल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव्स यू कूल फीलिंग। तो जैसे ही आप शॉप में जाते हैं परफ्यूम अपने लिए लेने के लिए, आप चेक करते हैं डिफरेंट परफ्यूम स्मेल, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए कि कैसी फ्रेगनेंस है, हम अपने हाथ पे पाम पे उसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको फील आता है कि लाइक वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों फील आता है आपको? एसीटोन एंड अल्कोहल आर वोलेटाइल लिक्विड, यानी जो बहुत रैपिडली क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। व्हेन केप्ट ऑन पाम देयर पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द पाम, वो हीटअप हो जाते हैं हमारी पाम की, हमारी हथेली की गर्मी से, और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और जैसे ही वो इवापोरेट होते हैं तो वो हमारी पाम के सराउंडिंग में जो हीट है उसको भी इवापोरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ है या हथेली है हमें उसमें ठंडा सा फील होता है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन इन आवर डेली लाइफ। तो चाहे हमें अपने क्लोथ सुखाने हों, चाहे हमें गर्मियों में राहत के लिए अपने फैंस या अपने कूलर्स चलाने हों, या फिर हमें मटके के अंदर पानी ठंडा करना हो, या फिर हमें समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनने हों, इन सभी के पीछे इवापोरेशन का फिनोमिना जो है वो काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, एक छोटा सा डिफरेंस इवापोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है आपको ऑलरेडी डिफरेंसेस पता होना चाहिए इवापोरेशन बॉइलिंग के बीच में, फिर भी एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। तो इवापोरेशन जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, वो भी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोसेस इवापोरेशन कहलाएगी, और जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो बॉइलिंग। इसीलिए इवापोरेशन को हम सरफेस फिनोमिना और बॉइलिंग को हम हीटिंग फिनोमिना कहते हैं। बबलिंग इफेक्ट जो होता है वो हमें इवापोरेशन में नहीं दिखता है, लेकिन बॉइलिंग इफेक्ट जब आप मिल्क को या वाटर को बॉईल करते हैं तो आपको बबल्स उठते हुए दिखते हैं, बॉइलिंग इफेक्ट के अंदर आपको बबल्स दिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज़ यूजली अ स्लो, यानी कि हम बात करें तो इवापोरेशन की प्रोसेस स्लो है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग, क्योंकि आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉइलिंग इफेक्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हमें बात करनी हो कि कौन सी प्रोसेस फास्ट वर्क करेगी, कौन जल्दी से लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी, तो या बॉइलिंग सबसे पहले वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो आप लोगों का चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आगे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और असाइनमेंट, वो भी डाले हुए हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चंस आंसर्स आपको रीड करने हैं या नोट डाउन करने हैं तो आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं एक एक क्वेश्चन और आंसर आपके लिए रीड करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, चाहे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, या जो असाइनमेंट मैंने इसमें आपको करने के लिए दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने आगे का कंटेंट ध्यान से सुना है तो वो आपके लिए ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं इसको फास्ट मोशन में आगे लेके जाऊंगा, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन जहाँ पर भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज कर लेंगे।
तो आगे चलते हैं इसमें। ये आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही हैं। और अगर इस वीडियो का मोशन ज़्यादा फास्ट है और आपको पॉज करके रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे अपने नेम एंड क्लास के साथ मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस क्लास के किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए। तो आपको ये पूरी फाइल जो है वो पीडीएफ में या पीपीटी के फॉर्म में आपको सेंड कर दी जाएगी। अब चलते हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। और इसके बाद आपके लिए है असाइनमेंट, यानी कि जब आप इस पूरे वीडियो को गो थ्रू चले जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, 30 मार्क्स के अराउंड ये असाइनमेंट है, ये आपको 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको आप अपना सेल्फ टेस्ट समझें, जो आपको खुद अपने लिए करना है। और आप सभी के लिए बस एक ही मैसेज है, घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू।